सुमन लता एक नंबर की कामचोर औरत थी। वो कोई काम नहीं करना चाहती थी, बस अच्छा अच्छा खाने को दे दो और पहनने के लिए कपड़े दे दो। अपनी काम चोरी के चक्कर में वो अपने बेटे की मर्जी के बिना ही उसकी शादी एक उमा नाम की लड़की से करवा देती है और अगले ही दिन अपनी बहू के कमरे में जाती है और बोलती है, बहू तू ऐसे नई नवेली बनकर क्यों बैठी हुई है? जल्दी से उठ और अपने थोड़े हाथ पैर चला। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो इस घर की नई बहू हूँ ना, भला अभी काम कैसे कर सकती हूँ मैं? कल ही तो मेरी शादी हुई है। बहू ये सोच बहुत पुरानी है कि बहू अभी नई नवेली आई है, उससे कोई काम मत करवाओ या उसे घर का कोई सामान मत हाथ लगाने दो। लेकिन मैं तो तेरी मॉडर्न सास हूँ, इसीलिए मैं तुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगी। तेरा घर है तो जो चाहे वो कर सकती है। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। आप मुझसे घर का काम करने के लिए कैसे बोल रही हैं? बहू मैं तुझे घर का काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि तुझे तेरी सास और पति की सेवा करने का मौका दे रही हूँ। घर की बहू होने के नाते ये सब करना तो तेरा फर्ज बनता है ना। माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये सब करना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन मैं अभी इस घर की नई नई बहू हूँ और कौन सी चीज कहाँ रखी है, किसकी क्या पसंद है, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता है। बहू तू चिंता क्यों करती है? उसके लिए मैं बैठी हूँ ना। अभी मेरे साथ तू रसोई में चल और कुछ तड़कता भड़कता अच्छा सा खाना बना दे। ये शादी की जिम्मेदारियाँ जब से सर पर आई, भरपेट खाना ही खाने को नसीब नहीं हुआ। अपनी काम चोरी के चक्कर में सुमन लता अपनी नई नवेली बहू को उसके पहले ही दिन हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है और खड़ा कर देती है। लेकिन सोचने की बात तो ये थी कि उमा बनाती क्या, क्योंकि वो तो अपनी सास से भी ज्यादा नालायक थी। उसे रसोई में ठीक से करछी पकड़ना तक नहीं आता था, खाना पकाना तो बहुत दूर की बात थी। और इसी बात को लेकर वो सच में सोच में पड़ी हुई थी। तभी उसकी बुआ सुजाता वहाँ आती है और नई नवेली बहू को रसोई में खड़ा हुआ देखकर बोलती है, बहू, तुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाजत किसने दी है? अभी तू इस घर की नई नवेली बहू, ना जाने कितने लोग तुझे देखने के लिए आते जाते रहेंगे, तो फिर तू ऐसे पागलों की तरह घर में क्यों घूमे जा रही है? बुआ जी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बल्कि माँ जी मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़ के यहाँ लेकर आई हैं। और सिर्फ लेकर ही नहीं आई हैं, मुझे आज ही बोल रही हैं कि मुझे खाना बनाना है। भाभी, तुम पगला तो नहीं गई हो ना? जब तुम इस घर में ब्याह करके आई थी तो क्या तुम्हें पहले दिन से ही चूल्हा चौका पकड़ा दिया गया था क्या? जो अपने काम चोरी के चक्कर में अपनी बहू को तुम काम पकड़ा रही हो? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। और मेरी बहू को आए हुए अभी एक ही दिन तो हुआ है और आप उसके सामने मुझे कामचोर बोलकर मेरी इज्जत घटा रही हैं। भाभी, मैं तुम्हारी कोई इज्जत नहीं घटा रही हूँ, बल्कि जो सच है वही बहू को बता रही हूँ। आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाना है कि उसकी सास एक नंबर की कामचोर है। लगता है बुआ जी तो माँ जी से भी ज्यादा खतरनाक है। माँ जी को सिर्फ उनकी काम चोरी पे इतना सुनाती है, अरे जब उनको पता लगेगा कि मुझे घर के काम की ABCD भी नहीं आती है तो पता नहीं मेरा क्या करेंगी। दीदी, मैं बहू को खाना बनाने के लिए नहीं लेकर आई थी, बल्कि मैं तो उसे पूरा घर दिखाने के लिए लाई थी और शुरुआत मैंने रसोई से कर दी। तो बस मैंने इसका दिल जानने के लिए इसे बोला था कि पहले तू रसोई में खाना बना दे, क्योंकि आप तो जानती है ना कि आजकल की लड़कियों को खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना भाभी? क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बिना पहली रसोई की रस्म किए बहू कुछ भी नहीं बना सकती है। नहीं दीदी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आप ले जाइए बहू को कमरे में, तब तक मैं मेहमानों को देख लेती हूँ। नहीं, एक काम करो, तुम मेहमानों को भी मत देखो, उनको भी मैं देख लूंगी। तुम तब तक उनके लिए कुछ चाय पानी की व्यवस्था कर दो। बेचारे सुबह से ही भूखे हैं, तुम्हारे घर में आए हैं ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी देखभाल करने का। काम का नाम सुनते ही कामचोर सुमन लता का मानो किसी ने हार्ट फेल कर दिया हो और वो जैसे ही चाय बनाने के लिए फ्रिज से दूध निकालने जाती है, काम से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक करके जमीन पर गिर जाती है। उसे बेहोश देखकर सुजाता काफी डर जाती है और बहू को छोड़कर सुमन लता को उठाने लगती है, लेकिन अब वो अपनी आंखें नहीं खोलती। तभी उसकी बहू एक गिलास पानी भरकर उसके मुंह पर मारती है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर आंखें नहीं खोलती। सुजाता कुछ लोगों को बुलाकर उसे उसके कमरे में भिजवा देती है और बेड पर लेटाकर सभी को कमरे से बाहर कर देती है। तभी सुमन लता अपनी आँख खोलती है और अपने आप से बोलती है, क्या बात है सुमन लता, तेरी एक्टिंग कोई नहीं पकड़ पाया कि तू सच में बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि एक्टिंग कर रही थी। अच्छा हुआ सही समय पर मेरे दिमाग में ये तरकीब आ गई, वरना अभी इतनी गर्मी में मुझे चाय नाश्ता बनाना पड़ता।
इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और उसकी बहू को भी आए हुए समय हो जाता है। इसके बाद सुजाता उमा की एक छोटी सी रसोई में पूजा करवा के उसे कुछ मीठा बनाने को बोलती है। अपनी बुआ सास के ख्वाब को देखते हुए वो रसोई में जाकर हलवा बनाना शुरू कर देती है, लेकिन उसे रसोई में किसी भी सामान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जिसके चलते वो हलवे में चीनी की जगह नमक मिला देती है और जैसे तैसे हलवा बनाकर सबके लिए बाहर लेकर आती है। तभी सुजाता बोलती है, बहू के समय पर सबसे पहला हक तेरे पति राहुल का है, इसलिए तो पहले एक कटोरी में हलवा निकालकर उसे दे दे, वह खाकर बताएगा कि कैसा बना है। जी बुआ जी, अभी देती हूँ। छी 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 छी, अरे क्या बना दिया तुमने? ये हलवा है या जहर? अरे चीनी की जगह नमक कौन डालता है? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? ये क्या बोल रहा है बेटा तू? बहू ने अच्छा हलवा नहीं बनाया क्या? बुआ जी, हलवा नहीं, नमक वाला हलवा कहिए। आपकी इस बहू ने ना हलवे के नाम पर ना हमको पागल बनाया बस। पता नहीं क्या बना के दे दिया हमें खाने को। बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। बहू जब हलवा बना रही थी तो मैं खुद उसके पास गई थी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। फिर ये कैसे खराब हुआ हलवा? मैं भी वही कह रहा हूँ बुआ जी, हलवे में कोई कमी नहीं है, हलवा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। जिसको नमक और चीनी में अंतर ना पता हो, उससे आप उम्मीद कर रही हो कि वो अच्छा खाना बना के हमें खिलाएगी। अपने बेटे राहुल की बात सुनकर सुजाता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू उमा से बोलती है, बहू तू सच सच बता कि तुझे घर का काम, खाना बनाना ये सब आता भी है या नहीं? बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। देख बहू, बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। जो पूछा है तो उसका सच सच और सही सही जवाब दे बस। तुझे खाना बनाना आता है या नहीं? बुआ जी खाना बनाना तो छोड़िए, मुझे रसोई में भी ठीक से करछी पकड़ना नहीं आता है, क्योंकि आज तक मैंने रसोई में पैर भी नहीं रखा है। किसी चीज को क्या बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है। तू ये क्या बोल रही है बहू? इसका मतलब तू बिल्कुल ही नालायक है। तेरी सास कामचोर है और तू नालायक। दोनों सास बहू की अच्छी जोड़ी बैठाई है भगवान ने। कोई एक नहीं है जो मेरे भाई का घर संभाल सके। मेरे भाई की जिंदगी तो खराब ही थी, मेरे बेटे की जिंदगी भी खराब हो गई तुझ जैसी नालायक पत्नी पाकर। बुआ जी इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे माँ बाप ने कभी मुझे काम करने के लिए दिया ही नहीं है, तो मुझे भला घर का काम कैसे आएगा? तो फिर ठीक है, तेरे माँ बाप की किए की सजा तेरे माँ बाप को ही मिलनी चाहिए। राहुल बेटा, जरा इसके मायके छोड़ा इसको और जाकर इसकी माँ को बोल, अब तू इसे तभी लेने जाएगा जब ये घर के सारे काम अच्छे से सीख जाएगी और घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने लायक हो जाएगी। अपनी बुआ के कहने पर राहुल अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ाता है और जब तक वो घर के सारे काम सीख नहीं लेती तब तक उसे उसके मायके से वापस नहीं लाता। वहीं दूसरी तरफ उसकी कामचोर सास, जिसने कभी जिंदगी में काम न किया हो, वो अपनी ननद के डर से काम कर करके बेहाल हो जाती है। अजय अपने दोस्त के साथ किसी गांव में जाता है और गांव में अजय को एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम श्वेता होता है। अजय श्वेता से शादी करके शहर ले आता है उसे। अरे वाह बहू, तू तो बहुत संस्कारी है। इतनी जल्दी उठकर सारा काम भी निपटा दिया और तूने चाय भी बना ली। अरे माँ जी, वो क्या है ना, हमारे गांव में सुबह सूरज उगने से पहले ही हम लोग उठकर सारा काम निपटा लेते थे, तो आदत हो गई है। अजय जी उठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लाई हूँ। यार क्या है ये? चाय है शहद? मुझे नहीं पीना चाय, सब्जी खा के देखता हूँ। सब्जी में इतनी मिर्च? यार मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये खाना। ना चाय अच्छी है ना नाश्ता। हमारे गांव में तो इतनी ही तीखी सब्जी खाते थे और इतनी ही मीठी चाय पीते थे, तो मुझे लगा आप सब भी ऐसा तीखा खाना खाते होगे। श्वेता, ये तुम्हारा गांव नहीं है, शहर है। यहाँ के लोग कम नमक और मिर्च खाते हैं। अजीब लोग हैं ये सब, तीखा खाना नहीं खाएंगे, फीका और उबला हुआ खाना खाएंगे। हमारे गांव में तो बच्चे बच्चे तीखा खाना खाते थे। खैर, मैं तो नाश्ता कर ही लूं। श्वेता गांव की एक मामूली सी लड़की थी और श्वेता ने अजय के लिए अपने गांव जैसा तीखा खाना बनाकर रख दिया था, पर अजय को उसके हाथ का तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। खाने को श्वेता रसोई में ले जाकर वो खुद खा लेती है। फिर दिन के समय रेणुका की पड़ोसन सलोनी आती है। कैसी है रेणुका बहन? जब से तेरे बेटे की शादी हुई है तब से तूने तो आना ही छोड़ दिया है और अपने बेटे की शादी की खुशी में तूने पार्टी भी नहीं दी। जरा मिलवा तो अपनी बहू से, मैं भी तो देखूं
कैसी है तेरी बहू? क्या बताऊं सलोनी बहन, जब से मेरी बहू श्वेता आई है मन ही नहीं करता इसको छोड़ने का। मेरी बहू है ही इतनी अच्छी और संस्कारी। तेरी बहू गांव की है ना, और गांव की बहू तो होती ही संस्कारी हैं, घर को अच्छे से संभालने वाली। वरना आजकल की बहुएं तो अपने धुन में ही रहती हैं, अपने सास की अपने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती हैं, ना ही उन्हें कुछ समझती हैं। श्वेता रेणुका और सलोनी के लिए बिना कहे चाय बनाकर लेकर आती है, पर रेणुका की पड़ोसन सलोनी श्वेता को देखकर बोलती है, रेणुका तेरी बहू तो सच में बहुत संस्कारी है, बिना बोले तेरे चाय बना कर ले आई। हाँ बहन, शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आज अच्छी और संस्कारी बहू मिली है। सारा सुख मिल गया मुझे। रेणुका और सलोनी दोनों चाय पीते पीते श्वेता की तारीफ किए जा रही थी और श्वेता अपने काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती है। सलोनी अपने घर जाती है और बोलती है, रेणुका मैं तो चली, घर जाकर मुझे खाना भी बनाना है। तू अपनी सेवा करवा अपनी बहू से। पता नहीं मेरे ये दिन कब आएंगे और कब मुझे ये सुख मिलेगा। माँ जी, शाम को बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है, आप मार्केट से जाकर सारा सामान ले आओ। बहू मेरे साथ मार्केट चल, तू भी, दोनों सामान ले आएंगे और तू भी कुछ जगह जान लेगी अच्छे से। रेणुका अपनी बहू श्वेता को पहली बार मार्केट साथ लेकर गई। जब श्वेता शहर की मार्केट में लड़कियों और शहर की बहुओं को देखती है तो मार्केट में चलते चलते मन में सोचने लगती है और रेणुका सामान लेने लग जाती है। हे भगवान, ये शहर में लड़कियों ने मार्केट जाने के लिए भी कितना मेकअप कर रखा है, और ये सुंदर सूट तो हमारे गांव में शादी में पहन कर जाते हैं। मैं तो गांव की गंवार लग रही हूँ। लगता है मुझे भी अब शहर में रहकर शहर जैसा बनना होगा। क्या सोच में पड़ गई बहू? चल अब सामान तो सारा ले लिया है, घर चलते हैं अब। ठीक है माँ जी, चलिए। बहू शाम हो गई है, अब तू जाकर खाना बना ले, अजय भी ऑफिस से आने वाला है। ठीक है माँ जी। श्वेता खाना बनाते बनाते सोच में पड़ी रहती है। अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप के बारे में सोचने के चक्कर में खाना बिल्कुल फीका बना देती है। थोड़ी देर बाद अजय ऑफिस से आता है और खाने के लिए श्वेता को आवाज लगाता है, श्वेता खाना लेकर आ जाओ, बहुत तेज भूख लगी है। श्वेता सबके लिए खाना लेकर आती है। श्वेता और रेणुका और अजय भी खाना खाने बैठ जाते हैं। अजय मुंह में खाने का एक निवाला डालता है। श्वेता की फीकी सब्जी खाकर अजय को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या उबली हुई सब्जी बना दी तुमने? अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? जब से शादी हुई है कुछ भी अच्छा खाने को नहीं दिया तुमने। अरे कभी सब्जी तीखी बनाती हो तो कभी फीकी। अरे उबला हुआ खाना कौन देता है खाने को? मुझे नहीं खाना ये उबला हुआ खाना। अजय श्वेता के हाथ का फीका और उबला हुआ खाना छोड़कर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। श्वेता को रेणुका समझाते हुए बोलती है, बहू आज ये सब्जी फीकी और उबली हुई लग रही है। आजकल कहाँ ध्यान रहने लग गया है तेरा? बेचारा थका हुआ आया है और खाना भी नहीं खाया उसने। कुछ नहीं माँ जी, वो मैं सब्जी में मिर्च डालना भूल गई और अजय जी के लिए और आपके लिए दूसरी सब्जी बनाकर लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं बहू, अब रहने दे। अब शायद वो खाएगा भी नहीं, थक कर सो गया होगा, पर आगे से ध्यान रखियो तुम। श्वेता की उबली हुई सब्जी को देखकर रेणुका समझाने लगती है और श्वेता को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। श्वेता रसोई में जाकर गुस्से में बड़बड़ाने लगती है और जोर जोर से बर्तन फेंककर काम करने लगती है। मुझे इन सब लोगों ने गांव की गंवार लड़की समझकर नौकरानी बना रखा है, खुद पर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं मैंने। अब से मैं भी शहर की लड़कियों की तरह सज धज कर रहूंगी। आखिर मैं भी इस घर की नई बहू हूँ। अरे आज इतना समय हो गया है और अभी तक बहू चाय नहीं लाई। लगता है अभी तक सो रही होगी, अभी जाकर उठाती हूँ। रेणुका श्वेता को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो देखती है अजय सुबह जल्दी ऑफिस चला गया और श्वेता सो नहीं रही होती है, बल्कि सारा काम छोड़कर नई सी साड़ी पहनकर मेकअप कर रही होती है। रेणुका श्वेता को मेकअप करते देखकर बोलती है, अरे बहू आज तू कहीं जा रही है क्या, जो इतनी सुबह तैयार हो गई और इतना मेकअप करके? नहीं माँ जी, मैं इस घर की नई बहू हूँ, तो क्या मेरा हक नहीं है सज धज के रहने का, मेकअप करने का? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। श्वेता मेकअप करके रसोई में काम करने के लिए जाती है। बर्तन देखकर पानी से बचने के चक्कर में बाहर से राख लेकर आती है। अरे ये तो बहुत सारे बर्तन हैं, पानी से धोने में तो मेरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, बहुत समय भी लग जाएगा। इससे अच्छा मैं राख से साफ कर देती हूँ और जल्दी भी साफ हो जाएंगे बर्तन। श्वेता रसोई में सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेणुका मार्केट से सूट लेकर आती है और श्वेता को सूट देने के लिए आवाज लगाकर बुलाती है, बहू जरा बाहर आ, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ।
बहू मैं तेरे लिए सूट लाई हूँ, तुझ पर बहुत सुंदर लगेगा। माँ जी, ये इतना बुरा सा सूट मैं पहनूंगी? और ये सूट नहीं, चद्दर का कपड़ा लग रहा है। माँ जी, आप ही पहनिए ऐसा सूट, मुझे नहीं चाहिए चद्दर के कपड़े का सूट। श्वेता रेणुका का सूट नापसंद करके अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जब रेणुका श्वेता से बोलती है, बहू शाम होने को आई है, अजय भी आने वाला है ऑफिस से, जाके खाना बना ले अब। अरे माँ जी, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, खाना आप बना लीजिए, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अभी शहर आए 1 हफ्ता भर नहीं हुआ और देखो महारानी के नखरे शुरू हो गए। बस करिए माँ जी, मेरे पास आपसे बहस करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आपका क्या है, आपने तो मुझे नौकरानी समझ रखा है। श्वेता रेणुका को सुनाकर ब्यूटी पार्लर चली जाती है। रेणुका सबके लिए खाना बना रही होती है कि तभी अजय ऑफिस से घर आकर देखता है कि श्वेता की जगह रेणुका खाना बना रही होती है। अजय अपनी माँ से बोलता है, माँ, खाना आप बना रही हो? श्वेता कहाँ है? बेटा वो तो ब्यूटी पार्लर गई है। क्या? आने दो, इसे तो आज मैं बताता हूँ। अजय अपनी माँ को खाना बनाते देखकर आग बबूला हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही श्वेता जब ब्यूटी पार्लर से आती है तब अजय उसको सुनाने लग जाता है। श्वेता, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम मेरी माँ का ध्यान रखो, पर शायद ये मेरी गलती थी। तुम गांव की लड़की होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि मैं तो तुम्हें भोली भाली समझता था, लेकिन तुम तो गांव की शातिर लड़की निकली। अजय जी, मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सारा दिन काम में लगी रहूँ। रेणुका और अजय श्वेता को गांव की भोली लड़की समझते थे, पर दोनों की ही गलतफहमी थी। श्वेता गांव की शातिर बहू निकल जाती है। रजनी बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। वो अपने पति पुनीत के साथ दिल्ली में रहती थी और जॉब करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन रजनी ऑफिस से घर आती है और थककर सोफे पर बैठी होती है। तभी पुनीत भी ऑफिस से आता है और उसके पास बैठ जाता है। क्या हुआ जान, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मुझे बताओ। आपको बताने का फायदा भी क्या है, आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पहले ये तो बताओ, हुआ क्या है? आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ है कि तुमने कहा और मैंने मना कर दिया? जल्दी बताओ, क्या बात है? बीबी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। मुझ में काम करने की हिम्मत ही नहीं है, मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? आज भी तुम घर में खाना नहीं बनाओगी? बीबी चलो ना, कहीं बाहर खा कर आते हैं, क्योंकि अगर मैंने घर में खाना बनाया तो फिर मुझे बर्तन भी धोने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम कहीं बाहर खा ले, फिर हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रजनी यार, तुम्हारा ये रोज का हो गया है। अरे बाहर का कितना हम अफोर्ड करेंगे? अरे बॉडी को नुकसान करती है। प्लीज यार मान जाओ ना, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। आज चलते हैं ना, आगे से नहीं जाएंगे। ओके ओके ठीक है, बट हम रोज नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, इसलिए लेके जा रहा हूँ, वरना नहीं ले जाता। जी मैं समझ गई आपकी बात। अब जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं कहीं बाहर खाना खाने। बाहर जाके खाने के नाम पे मैडम के चेहरे पे इतनी खुशी। अरे खुशी क्यों नहीं होगी, अब मुझे कोई काम थोड़ी ना करना पड़ेगा। रजनी और पुनीत अपने कमरे में जाते हैं और फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद बाहर खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों की लाइफ मजे से कट रही थी। तभी एक दिन सुबह सुबह दोनों के दरवाजे की डोरबेल बजती है और रजनी दरवाजा खोलती है तो सामने आशा और लता नाम की 2 बुढ़िया खड़ी होती है। आप लोग कौन हो और क्या काम है? मेरा नाम आशा है और ये मेरी सास लता है। ये पुनीत का ही घर है ना? हाँ जी, ये पुनीत जी का ही घर है, लेकिन आप लोग हो कौन और क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? देखो मेरी छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और पुनीत के घर में तुम क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है, मैं पुनीत की वाइफ हूँ और ये मेरा घर है। अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा? क्या पुनीत ने शादी कर ली? हाँ कर ली, और वो भी आज नहीं, बल्कि उन्हें शादी किए हुए पूरा 1 साल हो गया है। लेकिन आप इतना क्यों हैरान हो रही हो? आप तो पुनीत की शादी की बात सुनकर ऐसे आंखें बड़ी कर रही हो जैसे वो आपका बेटा हो। हाँ वो मेरा बेटा है, तभी तो मैं अपनी आंखें बड़ी कर रही हूँ। उसे तो मैं बताती हूँ अभी। आशा इतना कहकर रजनी को धक्का मार के घर के अंदर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पुनीत कहाँ है तू? अरे नालायक, जरा मेरे सामने तो आ। देखिए, आप ऐसे मेरे घर में नहीं घुस सकती हो। आप क्या सोचती हो कि आप झूठ बोलोगी आप पुनीत की माँ है और मैं मान लूंगी? क्योंकि पुनीत की कोई माँ नहीं है। ए लड़की, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। अगर पुनीत की माँ नहीं है तो क्या ऊपर से टपका है ये? तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले अपने बेटे से बात कर लूं। हाँ बहू, जा तू उसे पूरे घर में ढूंढ ले, मैं इसको पकड़ के रखती हूँ। लता इतना कहकर रजनी के दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती सोफे पर बैठा देती है और आशा पुनीत को पूरे घर में ढूंढने लगती है।
आशा पुनीत को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचती है और अपने बेटे को सोता हुआ देखकर उसके ऊपर टेबल पर रखा जग का सारा पानी उड़ेल देती है। पुनीत गुस्से में उठता है और अपनी माँ को सामने देखकर डर जाता है। माँ माँ आप यहाँ कैसे? आपने आने से पहले बताया भी नहीं। नहीं बताया तो अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने तेरा सच तो मेरे सामने आया। मैंने तो बस तुझे ये नहीं बताया कि मैं आने वाली हूँ, लेकिन तूने तो यहाँ एक लड़की से शादी कर ली और उसके साथ अपना घर बसा लिया। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। माँ मैं तो आपको सब कुछ आके बताने वाला था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। कई बार सोचा आपको बता दूं, लेकिन मुझे डर लगता था कहीं आप मुझे मारो या पीटो ना। मैं क्या करूँगी ये तो मैं तुझे अभी बताती हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आशा इतना कहकर कमरे में रखा डंडा उठाकर पुनीत को मारने चलती है। तब तक पुनीत बिस्तर से उठकर हॉल में भाग जाता है और आशा भी डंडा लेकर उसके पीछे भागती है। तभी पुनीत आशा के पैर पकड़कर बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो। माँ गलती हो गई। माँ गलती होगी, माफ कर दो। लेकिन माँ मेरी मजबूरी को थोड़ा समझो आप भी। मैंने ये बात छुपाई, लेकिन क्यों छुपाई ये तो समझो। पुनीत, अगर ये तुम्हारी माँ है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी माँ नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पापा को पता चलता कि मेरी माँ है तो उनसे मिलने की जिद करते और मुझे मिलाना पड़ता। और तुम्हारा रहन सहन और कपड़े लत्ते देखकर मेरी माँ तो शादी के लिए कभी नहीं मानती और हमारी शादी भी नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा झूठ बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था ना। वाह बेटा वाह, लड़की का प्यार सब कुछ हो गया, लेकिन माँ का प्यार उसकी इच्छा कुछ भी नहीं। तूने तो साबित कर दिया कि तू इससे बहुत प्यार करता है और इसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब इस लड़की को भी साबित करना पड़ेगा कि ये तुझसे उतना ही प्यार करती है। आप बताइए मुझे क्या करना है? मैं हर एक चीज करूंगी जिससे आपको साबित हो जाए कि मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम दोनों को हमारे घर में और हमारे दिल में कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम दोनों ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। मैं जानती हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हमारा दिल जीतना होगा और एक बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाना होगा। जरा हमें भी तो पता चले कि तुम हमारी बहू बनने लायक हो भी या नहीं। ये सुनकर रजनी और पुनीत दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। दिन बीतते हैं और रजनी अपनी दोनों सास की सेवा पानी करने में लग जाती है। एक दिन सुबह के समय वो अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है, लेकिन उसे साड़ी बांधना नहीं आता था, इसलिए उसे साड़ी नहीं बनती। तभी वो गुस्से में पुनीत से बोलती है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं फंसती। यार अब मैं क्या करता, उस टाइम जो ठीक लगा मैंने वही किया। लेकिन मेरे लिए तो मुसीबत बन गया ना। कहाँ मैं अकेले अपनी लाइफ जी रही थी, कहाँ एक नहीं दो तो सास आ गई मेरे सामने, मेरे सर पर टैंडअप करने के लिए। यार बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद माँ और दादी दोनों चली जाएंगी। लेकिन जब तक है ना, तुम संभालो सब कुछ, वरना हमसे हमारा घर भी छीन जाएगा और उसके बाद हमें गांव में रहना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ गाय के गोबर उठाने पड़ेंगे। सोचो कितना गंदा लगेगा। नहीं यार ऐसा मत बोलो, मैं गांव में नहीं रह सकती हूँ। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी दोनों सासू का दिल जीत कर ही रहूंगी और उनकी नजरों में एक अच्छी बहू बनकर ही दिखाऊंगी, देख लेना। ये हुई ना मर्दों वाली बात। ओह सॉरी मतलब औरतों वाली बात, मतलब समझदारी वाली बात। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, रसोई में जाओ और खाना बना के सबके लिए लेकर आओ। अच्छा, मैं रसोई में जाकर उनके लिए खाना बनाऊं और तुम यहाँ आराम से सो, क्या बात है? बेबी तुम तो माँ को जानती हो ना, अगर मैंने तुम्हारी मदद की ना तो वो पता क्या कहेंगी, देखो अपने पति से काम करवा रही है, किसी लायक नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है ये, ऐसा बोलेंगी यार। इसलिए कह रहा हूँ तुम संभाल लो यार। ठीक है, अब तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ, मैं कर लूंगी मुझे जो करना होगा। रजनी इतना कहकर जैसे तैसे साड़ी लपेटकर मंदिर में जाती है और पूजा करके रसोई में खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद आशा और लता नाश्ता करने के लिए आती है और रजनी को आवाज देती है, बहू नाश्ता बन गया क्या? जी माँ जी, लाती हूँ। खाना तो बहुत अच्छा बनाया बहू तूने, खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, खाना तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मुझे पसंद है। इसका मतलब खाने में तो निपुण है और साफ सफाई भी कर ही लेती है, मंदिर में दिया भी जला ही रही है। इसका मतलब तू पूजा पाठ भी जानती है। कुल मिलाकर तू संस्कारी बहू होने के सारे लक्षण है तेरे अंदर। हाँ बहू, तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा हम अपने बेटे के लिए ढूंढ रहे थे। तुझे ये जानकर खुशी होगी कि हमने तुझे पसंद कर लिया है और तूने हमारा दिल भी जीत लिया है।
ये सुनकर रजनी की जान में जान आ जाती है और उसकी दोनों सास उसे अपनी बहू स्वीकार करके उसे ढेर सारा प्यार और नेक देती हैं और जैसे आई होती हैं वैसे ही कुछ दिन बाद चली भी जाती हैं और रजनी को उसका घर वापस से मिल जाता है।